हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी क्षितिज भाग 1 से। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी पढ़ी। कहानी का शीर्षक था दो बैलों की कथा। तो इस कहानी को हम पढ़ चुके हैं और आज की क्लास में हम इसका सारांश और साथ में प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आइए, तो ये कहानी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित है और यहाँ लेखक ने गधा के बारे में बताया कि गधा कैसा प्राणी है, कैसा जानवर है। तो लेखक के अनुसार गधा एक सीधा और निरापद जानवर है। वह सुख दुख लाभ हानि किसी भी दशा में कभी नहीं बदलता है। पहले जो पैराग्राफ था जिसमें लेखक ने बताया गधे के बारे में कि गधे में संतों जैसे गुण होते हैं। वो न दुख और सुख दोनों स्थिति में एक समान होता है और कभी भी वो अपने लिए विद्रोह नहीं करता है। उसके चेहरे पर आपको कभी भी विनोद का भाव कि कभी भी दुख का भाव नहीं दिखेगा। तो यहाँ उन्होंने बताया कि वह सुख दुख लाभ हानि किसी भी दशा में कभी नहीं बदलता। उसमें ऋषि मुनियों के गुण होते हैं, फिर भी आदमी उसे बेवकूफ कहता है। लेखक ने बताया कि एक गधा जो है सुख दुख लाभ हानि किसी भी दशा में कभी भी नहीं बदलता है, लेकिन इसके बाद भी आदमियों ने उसे बेवकूफ कहा है। बैल गधे के छोटे भाई हैं, यानी कि वो उनसे कम बेवकूफ हैं, क्योंकि कभी कभी बैल अड़ियल हो जाते हैं, कभी कभी वो अपने लिए विद्रोह जताते हैं, जो कई रीतियों में अपना असंतोष प्रकट भी करते हैं। तो बैल जो है अपने लिए कभी कभी असंतोष भी प्रकट करते हैं। झूरी कांची के पास दो बैल थे, हीरा और मोती। वो दो स्वस्थ और सुंदर बैल थे। वह अपने बैलों से बहुत प्रेम करता था और हीरा और मोती के बीच भी घनिष्ठ संबंध था। एक बार झूरी ने दोनों को अपने ससुराल के खेतों के में काम करने के लिए भेज दिया। वहां उससे खूब काम करवाया जाता था, लेकिन खाने को रूखा सूखा ही दिया जाता था। अतः दोनों रस्सी तुड़ाकर झूरी के पास भाग आए। झूरी उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और उन्हें खाने पीने की कमी नहीं रही। दोनों बड़े खुश थे, मगर झूरी की स्त्री को उनका भागना पसंद नहीं आया, क्योंकि वो उसके भाई के घर से, उसके मायके से भागे हुए थे। तो झूरी की जो पत्नी थी उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उसने उन्हें खरी खोटी और मजदूर द्वारा खली भूसा, सूखा भूसा खिलाया गया। तो झूरी की पत्नी ने जो मजूर था, जो बैलों को घास वास देता था, उसकी सफाई उनकी देखरेख करता था, उससे कहा कि इन बैलों को अब सूखा भूसा ही खिलाया जाए। दूसरे दिन झूरी का साला फिर उन्हें लेने आ गया। फिर उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी, पर खाने को सूखा भूसा ही मिला। कई बार काम करते समय मोती ने गाड़ी खाई में गिरानी चाहिए, तो हीरा ने उसे समझाया। मोती बड़ा गुस्सैल था, हीरा धीरज से काम लेता था। तो यहाँ पर हमने प्रीवियस लेक्चर में हीरा और मोती दोनों के बारे में जाना। हीरा जो है समझदार था, वो जो है धीरज से काम लेता था, लेकिन मोती गुस्सैल स्वभाव का था। कई बार जो है उसने चाहा कि वो उस मालिक को मार दे या गाड़ी को जो है गड्ढे में डाल दे, कहीं गिरा दे, आनाकानी करता था वो, लेकिन हीरा उसे समझाता था। हीरा की अब एक बार क्या हुआ, हीरा की नाक पर जब खूब डंडे बरसाए गए तो मोती गुस्से से हल लेकर भागा। तो इधर जब हीरा को उसकी नाक पर जो है डंडे बरसाए गए, मोती को बहुत गुस्सा आया और वो सारी चीजें लेकर के अपने साथ चला गया। पर गले में पड़ी रस्सियां, बड़ी रस्सियां होने के कारण पकड़ा गया। कभी कभी उन्हें खूब मारा पीटा भी जाता था। इस तरह दोनों की हालत बहुत खराब थी। वहां एक छोटी सी बालिका रहती थी। उसकी माँ मर चुकी थी। उसकी सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए उन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी, क्योंकि उस बैलों के साथ भी वही हो रहा था जो उस छोटी सी बालिका के साथ हो रहा था। उस बालिका को भी मारा पीटा जाता था और इधर हीरा और मोती को भी जो है प्रतिदिन मारा और पीटा जा रहा था। तो इन बैलों की स्थिति देखकर उस बालिका को दया आती है उन बैलों पर। तो वो जो है एक दिन इस तरह दोनों की दशा बहुत खराब थी। तो वो जो बालिका थी वो रोज दोनों को चोरी चोरी छिपे छिपे दो दो रोटियां डाल देती थी, दो रोटियां डालती थी, एक एक रोटी दोनों को दे देती थी।
इस तरह जो है हीरा और मोती की स्थिति अब जो है पहले जैसी नहीं थी, अब उनकी स्थिति खराब हो चुकी थी। एक दिन उस बालिका ने उनकी रस्सियां खोल दी, दोनों भाग खड़े हुए। झुरी का साला और दूसरे लोग उन्हें पकड़ने दौड़े पर पकड़ न सके। भागते भागते दोनों नई जगह पहुंच गए। झुरी के घर जाने का रास्ता वे भूल गए, फिर भी बहुत खुश थे। दोनों ने खेतों में मटर खाई और आजादी का अनुभव करने लगे। फिर एक सांड ने से उनका मुकाबला हुआ। दोनों ने मिलकर उसे मार भगाया, लेकिन खेत में चरते समय मालिक आ गया और मोती को फंसा देकर हीरा भी खुद आ फंसा। तो यहाँ पर सांड को हराने के बाद दोनों जो है मोती पुनः उस खेत में गया, लेकिन इतने में वहां उस खेत का मालिक आ गया और हीरा तो भाग गया था लेकिन मोती फंस गया। इसलिए अब हीरा भी जो है वहां पर खुद जो है उस मालिक के पास आया और वो भी दोनों जानवरों को बंद कर दिया गया। सबकी अब यहाँ पर क्या हुआ, दोनों कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। वहां और भी जानवर बंद थे, सबकी हालत बहुत खराब थी। तो अब इन आवारा पशुओं को जो है कांजी हाउस में बंद कर दिया गया, तो वहां पर और भी जानवर थे जिनकी हालत बहुत खराब थी। जब हीरा मोती को रात को भी भोजन न मिला तो दिल में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। फिर एक दिन दीवार गिराकर दोनों ने दूसरे जानवरों को भगा दिया। मोती भाग सकता था पर हीरा को बंधा देखकर वह भी न भागा। कांजी हाउस के मालिक को पता लगने पर उसने मोती की खूब मरम्मत की और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया। एक सप्ताह बाद कांजी हाउस के मालिक ने जानवरों को कसाई के हाथ बेच दिया। एक दड़ियल आदमी जो है हीरा मोती को ले जाने लगा। वे समझ गए कि अब उनका अंत समीप है। चलते चलते अचानक उन्हें लगा कि वे परिचित राह पर आ गई। अब जब वो गया के घर से भागे थे तो उस समय वो रास्ता उनको अनजान लग रहा था, लेकिन अब जिस रास्ते से इनको ले जाया जा रहा था अब वो समझ गए कि ये वही रास्ता है जो इनका परिचित रास्ता उनको ये लगा। झूरी ने देखा तो वो जो है, अब देखो उनका घर जो है नजदीक आ गया था। दोनों उन्मत्त होकर उछलने लगे और दौड़ते हुए झूरी के द्वार पर आकर खड़े हो गए। झूरी ने देखा तो खुशी से फूल उठा। अचानक जो दड़ियल था आकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा कि वे उसके बैल हैं, पर जो दड़ियल था वो जोर जबरदस्ती करने लग गया। तभी मोती ने सींग चलाया और उस व्यक्ति को जो है दूर तक खदेड़ दिया। थोड़ी दूर बाद ही दोनों खुशी से खली भूसी चुनी खाते दिखाई पड़े। घर की मालकिन ने भी आकर दोनों को चूम लिया। तो इस प्रकार से जो है ये इस कहानी का सार था। कहानी तो हम पढ़ ही चुके थे। तो आइए प्रेमचंद जी का एक छोटा सा जीवन परिचय और फिर हम यहाँ पर कुछ उनके प्रमुख कार्य जो उनके प्रमुख कृतियां हैं उनके बारे में। तो इनका जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था और इनका मूल नाम धनपत राय था। बीए तक की शिक्षा इन्होंने प्राप्त करने के बाद उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी कर ली, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के कारण नौकरी से इनको त्याग पत्र दे दिया था और लेखन कार्य के प्रति इनकी पूरी तरह से ये समर्पित हो गए और सन 1936 में जो है इनका देहांत हो गया था। इनकी प्रमुख जो कृतियां हैं, इन्होंने कुछ उपन्यास लिखे जिसमें आपका सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान पत्रिका, हंस पत्रिकाएं इन्होंने लिखी हैं। हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया। तो इन उपन्यास और पत्रिकाओं को आप याद कर लीजिएगा। कुछ कठिन शब्द इस कहानी से निरापद यानी सुरक्षित, पछाई पालतू पशुओं की एक नस्ल है जो कि हीरा और मोती के बारे में कहा कि वो जो है एक पछाई जाति के दोनों बैल थे। गोई यानी जोड़ी, कुलेले यानी क्रीड़ा, विषाद यानी उदासी, पराकाष्ठा अंतिम सीमा, पगहिया पशु बांधने की रस्सी, गराव कूदेदार रस्सी जो बैल आदि के गले में पहनाए जाते हैं। तो इसमें जो है एक इस प्रकार से बैलों के
ये बनाया जाता है, ठीक है। और बैल की रस्सी को बांध करके खूंटे से बांधा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से उसे हम गराव कहते हैं। टिटकार, मुंह से निकलने वाला टिक टिक का शब्द। मसहलत, हितकर। रगेदना यानी खदेड़ना। साबिका, वास्ता या सरोकार। तो चलिए, कांजी हाउस जिसमें मवेशी खाना होता है, जहां पर आवारा पशुओं को बंद किया जाता है। और रेवड़, पशुओं का झुंड। थान, पशुओं की बांधे जाने की जगह। उत्साह, उत्साह या आनंद। चलिए, इन शब्दार्थों को लिखेंगे आप। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इस चैप्टर के प्रश्न उत्तरों पर आते हैं। तो चलिएगा, दो बैलों की कथा। पहला प्रश्न, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? तो क्योंकि इन आवारा पशुओं को यहाँ बंद किया जाता है, तो इनकी हाजिरी इसलिए ली जाती है ताकि ये पता चले कि उनकी संख्या कितनी है और साथ में कहीं कोई पशु वहां से भाग तो नहीं गया। इस बात की जानकारी लेने के लिए उनकी हाजिरी ली जाती थी। तो कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती है ताकि कैद पशुओं की संख्या का पता चल सके और पता लगाया जा सके कि उनमें से कोई भाग तो नहीं गया या मर तो नहीं गया। तो उनको देखकर, क्योंकि वो इतनी बुरी स्थिति में उन पशुओं को वहां रखा गया था, आपने देखा इस कहानी में भी, जब हीरा और मोती वहां गए तो उन्होंने वो क्या देखते हैं कि वहां अन्य पशु भी बंधे हुए थे, जिन्हें बाद में हीरा और मोती ने आजाद कर दिया था। और इनमें दो गधे ऐसे थे, वो जो है रास्ता खुलने के बाद भी नहीं भगे, तो इन्हें मोती ने सींग मार मार करके भगाया था बाहर, ठीक है। तो चलिएगा, इस प्रश्न का उत्तर लिखिए। दूसरा प्रश्न है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? छोटी बच्ची को बैल के प्रति या बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? तो जो छोटी बच्ची थी, उसकी माँ मर चुकी थी और उसकी जो सौतेली माँ थी, वो उस पर जो है उसे मारती थी। और उसकी स्थिति भी वही थी जो हीरा और मोती की स्थिति थी। हीरा और मोती को भी यहाँ बहुत संघर्ष करना पड़ता था, वो परिश्रम करते थे दिन भर, लेकिन रात में उनको जो है सूखा भूसा ही दिया जाता था, कोई खली नहीं, कोई जो है उनको अन्य घास वास नहीं दी जाती थी, उनको सिर्फ और सिर्फ सूखा भूसा ही डाला जाता था। तो ये जो बच्ची थी, ये उन दोनों की स्थिति को समझती थी। छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी, वह माँ के बिछोड़ने का दर्द जानती थी, इसलिए जब उसने हीरा मोती की व्यथा देखी तो उसके मन में उनके प्रति प्रेम उमड़ आया। उसे लगा कि वे भी उसी की तरह अभागे हैं और अपने मालिक से दूर हैं। इधर हीरा और मोती जो है अपने मालिक से दूर नहीं होना चाहते थे, और ये जो छोटी सी बच्ची थी, ये भी अपनी माँ से दूर हो गई थी। इसकी सौतेली माँ इसे मारती थी और इसके साथ भी वही व्यवहार होता था जो हीरा और मोती के साथ होता था। चलिए, इसका उत्तर लिखें। इस कहानी में देखिए, ये थी तो दो बैलों की कथा, लेकिन इस कहानी में कुछ ऐसे नीति विषयक मूल्य जो है उभर कर आए हैं। शायद आज हम मनुष्यों में इस प्रकार की बातें, इस प्रकार की नीति, इस प्रकार के जो व्यवहार हैं, हम भूल चुके हैं। तो लेखक ने इन बैलों के माध्यम से हमें वो एक संदेश देना चाहते हैं, कैसे हीरा और मोती की जो मित्रता थी, सच्ची मित्रता। आप जानते हैं कि एक बार हीरा जो है फंस गया था, मोती ने उसका साथ दिया, और मोती जब फंसा, हीरा ने जो है खुद को जो है जबरदस्ती फंसाया था, क्योंकि वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे, है ना। जब खेत में मोती को पकड़ा गया
तो हीरा भाग चुका था, लेकिन वो मोती के पकड़े जाने के बावजूद वो पुनः वापस गया, जबकि वो भाग सकता था, लेकिन उसने मोती का साथ नहीं छोड़ा। इधर जब कांजी हाउस में हीरा को मोटी रस्सी से बांध दिया गया और मोती ने दीवार तोड़ दी और सभी पशु वहां से बाहर जा चुके थे। हीरा के कहने के बावजूद कि वो यहाँ से चले जाए और मैं तुम्हें कभी मिल जाऊंगा, लेकिन इधर मोती ने उसका साथ नहीं छोड़ा। तो शायद हम मनुष्य होते तो हम मौका देखकर भाग सकते हैं थे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी होता जा रहा है। लेकिन इन दोनों पशुओं ने जो नीति विषयक मूल्य यहाँ पर इस कहानी में उभर कर आए हैं, वो चीजें आपको तीसरे प्रश्न में मिलेंगे। तो कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं, तो देखिए कुछ मूल्य इस प्रकार से हैं। विपत्ति के समय हमेशा मित्र की सहायता करनी चाहिए, जैसा कि हीरा और मोती एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। चाहे एक विपत्ति में था तो दूसरे ने भी विपत्ति अपने सर भी मोल ले ली, जबकि विपत्ति उसके सर में थी नहीं। जैसा कि हमने बताया कि मोती जब मटर के खेत में गया तो उस समय हीरा जो है मालिक के कैद में, उसके जो है कैद में नहीं आया था, लेकिन इधर हीरा ने भी खुद को भी उधर फंसा लिया ताकि वो अपने मित्र के साथ रहे, उसका साथ उसने नहीं छोड़ा। जेल में कांजी हाउस में भी यही बात हुई। हीरा जो है उस समय बंधा था, लेकिन मोती हीरा को छोड़कर यहाँ से भी नहीं गया और अंत में दोनों अपने मालिक छुरी के पास पहुंच गए थे। तो सबसे पहले तो यही बात कि विपत्ति के समय हमेशा मित्र की सहायता करनी चाहिए। आजादी के लिए हमेशा सजग एवं संघर्षशील रहना चाहिए। हीरा और मोती चाहते तो गुलामी सहते किसकी? गया की, झूरी के साले की। लेकिन उन दोनों ने जो है हमेशा संघर्ष किया, गया के घर से भागे। इधर खेत में सांड से उन्होंने दोनों भिड़े, सांड को भी हराया। वहां से मालिक के पकड़ाई में आने के बावजूद उनको कांजी हाउस में डाला गया, लेकिन वहां से भी उन्होंने जो है संघर्ष करना नहीं छोड़ा और अंततः देखिए दोनों को आजादी मिली। यानी वो जो चाहते थे वो उनको, आजादी का मतलब जो हम चाहते हैं वो हम करें। इधर वो झूरी के घर में अपने मन से वो खुश रहते थे, झूरी का काम करने के लिए वो खुश थे, तो वो उनकी आजादी थी। गया के घर में वो नहीं रहना चाहते थे और वो उनके लिए एक तरफ से जो है बंधन था, तो वो उस बंधन में नहीं रहना चाहते थे, वो उस गुलामी में नहीं रहना चाहते थे। तो उन दोनों बैलों ने संघर्ष किया और अंततः बहुत परेशानियों का सामना उनको करना पड़ा, लेकिन अंततः दोनों को विजय प्राप्त हुई और दोनों अपने मालिक के घर, झूरी के घर में पहुंच गए थे। तो आजादी के लिए हमेशा सजग और संघर्षशील रहना चाहिए। जैसे इस कहानी में हीरा और मोती ने अपनी आजादी के लिए भरपूर जो है प्रयास किया और दोनों को अंत में विजय प्राप्त हुई। आजादी के लिए हमेशा सजग रहना चाहिए, अपने समुदाय के लिए, अपने हितों का त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए, है ना। अपने समुदाय के लिए अपने हितों का त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसा यहाँ इन दोनों बैलों ने अपने समुदाय के लिए उन्होंने क्या किया, अपने हित का भी त्याग कर दिया। लेकिन मनुष्यों में जो है ये गुण अब धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। हम अपने निजी स्वार्थ का ही जो है, अपना निजी स्वार्थ ही देख रहे हैं। किसी हमें जो है किसी ग्रुप का नहीं, किसी समुदाय की हमें चिंता नहीं है, हम अपने बारे में ही सोचते जा रहे हैं। तो हीरा और मोती ने एक दूसरे का साथ दिया हमेशा। आजादी बहुत बड़ा मूल्य है, इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। तो क्योंकि ये जो कहानी थी ये उस दौर की है जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। तो इस कहानी के माध्यम से, अपनी कलम के माध्यम से अंग्रेजों और भारतीयों को सजग करना चाहते थे कि हमें अपनी आजादी के लिए संघर्षशील रहना चाहिए और अगर हम संघर्ष करते रहेंगे तो एक दिन हमें सफलता जरूर मिलेगी। तो यहाँ प्रेमचंद जी ने इस कहानी के माध्यम से अंग्रेजों का कहीं ना कहीं विद्रोह किया है और भारतीयों को जगाने का कोशिश की है कि जागो और अपनी आजादी के लिए संघर्ष करो। जैसे हीरा और मोती ने अपनी आजादी के लिए संघर्ष किया, कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन अंततः उन्हें आजादी मिल गई थी। तो यहाँ अपनी इस कहानी के माध्यम से उन्होंने भारतीयों को जगाने की, आजादी से लड़ने की, इस गुलामी से लड़ने की उन्होंने सीख दी है। तो ये जो है कुछ यहाँ पर नीति विषयक मूल्य हैं जो आप लिखिएगा। चलिए।
नेक्स्ट प्रश्न, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किसी अन्य अर्थ की ओर संकेत किया है। तो यहाँ पर जो शब्द हम अक्सर उस गधे के लिए प्रयोग करते हैं, उसके स्वभाव के कारण उसके प्रति जो है रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किसी अन्य अर्थ का की ओर इन्होंने संकेत किया है। तो अपनी कहानी शुरू करने से पहले यहाँ लेखक ने गधे के माध्यम से भारतीयों की दशा का भी वर्णन किया, भारतीयों की दशा पर भी विचार किया कि जिस प्रकार गधा जो है निस्वार्थ होकर बिना विद्रोह किए अपने सुख दुख लाभ हानि की परवाह किए बिना लगातार काम करता रहता है, कभी विद्रोह नहीं करता है, कभी अपने लिए जो है वो विद्रोह नहीं जताता है। ऐसे ही भारतीय जब अमेरिका और अफ्रीका जैसे देशों में जाते हैं तो वो भी वहां पर बड़े परिश्रम से काम करते हैं, जी जान करके काम करते हैं, लेकिन वहां पर भारतीयों की स्थिति भी वही है जो एक गधे की है। यहाँ इन्होंने कहा कि गधे की सहनशीलता, गधे का जो सीधापन है, उसका क्रोध न करना और उसका दुख और सुख लाभ और हानि सब में एक समान रहना आदि गुणों के आधार पर उसे बेवकूफ के स्थान पर संत स्वभाव का प्राणी करार दिया है। प्रेमचंद जी ने क्या कहा, क्योंकि गधा जो है हमेशा सीधा है, सहनशील है, उसको आप कितना मारो, उसके सामने कैसी भी घास आप डाल दो, कैसा भी सूखा भूसा आप चारा डाल दो, वो हमेशा एक समान रहता है। सुख और दुख, लाभ और हानि सभी स्थितियों में वो समान रहता है। और शायद मनुष्यों में ऐसे गुण ऋषि मुनियों में संत स्वभाव के जो व्यक्ति होते हैं उनमें पाए जाते हैं, जिनके लिए सब एक समान है। आप उन्हें कुछ गाली भी देंगे तो वो आपको पलट कर कोई जवाब नहीं देंगे। तो संत स्वभाव के व्यक्ति होते हैं वो आप पर कभी क्रोध नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जो एक वास्तविक संत होता है। तो यहाँ पर देखिए, तो जो गधा है वो भी कुछ इसी स्वभाव का है। आप उसे कितना मारिए, आप उसके सामने सूखा घास डाल दें, आप उसे अच्छा भी देंगे तो वो उसी तरह से दिखेगा। आप उसके लिए बहुत मारेंगे, उसको दिन भर काम कराइए तो उसके लिए सब स्थितियां समान हैं। तो यहाँ पर लेखक ने इस गधे को संत का जो हम शब्द इसके लिए प्रयोग करते हैं बेवकूफ, इस बेवकूफ शब्द को प्रयोग न करके लेखक ने कहा कि ये जो गधा है ये बेवकूफ नहीं बल्कि ये संत स्वभाव का प्राणी है, जो बहुत अधिक सीधेपन के कारण समान के पत्र नहीं सम्मान के पात्र का जो है पात्र हम इसे नहीं समझते हैं। ठीक है। और किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। तो इस कहानी में आपने जो जी घटनाएं पढ़ी हैं, आपको किन किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी, उन दोनों में जो है गहरी दोस्ती थी, ये किन बात से आपको पता चलता है। तो देखिए, हीरा और मोती दोनों बैलों में गहरी दोस्ती थी। कहानी के कुछ प्रसंगों के माध्यम से यह बात स्पष्ट होती है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। जब दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते थे तो दोनों ज्यादा से ज्यादा बोझ स्वयं झेलकर दूसरे पर कम बोझ देने की वो चेष्टा करते थे। उनकी कोशिश यही रहती थी। हीरा चाहता था कि सारा बोझा मैं ही ढोऊं और यही मोती भी चाहता था कि हीरा के बजाय मैं ही ज्यादा जो है बोझा अपने ऊपर ढोऊं। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ ही नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक के मुंह हटा लेने पर दूसरा भी हटा लेता। जब कुछ लोगों ने खेत से पकड़कर ले जाने के लिए दोनों को घेर लिया तब हीरा निकल गया, परंतु मोती के पकड़े जाने के
कारण वह भी बंधक बनने के लिए स्वयं ही लौट आया। कांजी हाउस की दीवार के टूटने पर जब हीरा ने भागने से मना कर दिया तो अवसर होने के बावजूद मोती उसे छोड़कर नहीं भागा। तो यहाँ पर देखिए दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर हमने बातें पढ़ी। तो किन घटनाओं से आपको पता चलता है, तो ये मुख्य प्रकार से यहाँ पर कुछ घटनाएं हैं। ठीक है, दोनों एक साथ जो है नाद में मुंह डालते थे और एक साथ हटाते थे। जब इन पर हल चलाया जाता था तो दोनों की कोशिश रहती थी कि मेरे ऊपर ही ज्यादा बोझा हो। ठीक है, और साथ में जब खेत में मोती को पकड़ा गया तो हीरा वापस आ गया। कांजी हाउस में जब हीरा बंधक बना हुआ था और मोती आजाद था तो दीवार टूटने के बावजूद भी मोती नहीं भागा, उसने हीरा का साथ नहीं छोड़ा। तो इन सभी घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में क्या थी, गहरी दोस्ती थी। चलिए चलिए इस कहानी में एक बात यहाँ पर हीरा ने कही कि औरत जात पर सिंग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ हीरा ने क्या कहा, जब मोती ने कहा कि मालकिन को ही मार डालता हूं फिर यहाँ से भाग जाते हैं। ठीक है, तो हीरा ने कहा कि औरत जात पर सिंग उठाना सही नहीं है, क्या तुम ये भूल गए। तो हीरा के इस कथन से यह ज्ञात होता है कि समाज में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उन्हें शारीरिक यातनाएं दी जाती थी। इसलिए समाज में ये नियम बनाए जाते थे कि उन्हें पुरुष समाज शारीरिक दंड न दे। हीरा और मोती भले इंसानों के प्रतीक हैं, इसलिए उसके कथन सभ्य समाज पर लागू होते हैं। असभ्य समाज में स्त्रियों को की प्रताड़ना होती रहती है। तो ये जो है एक सभ्य समाज स्त्रियों पर जो है इस प्रकार से शारीरिक दंड नहीं देता है। तो ये जो है कहीं ना कहीं हमारे समाज की जो है एक पहले से चलन आई, जिसमें ये नियम बनाना पड़ा कि स्त्रियों पर जो है सिंग नहीं। यहाँ मोती के माध्यम से और हीरा और मोती के माध्यम से हमें प्रेमचंद जी बताना चाहते हैं कि हमारे समाज की ही कमी रही है। कमी जब आती है तो उसी पर नियम बनता है। तो ये कहीं ना कहीं प्रचलित हमारे समाज की जो है एक रीति रही है, तो इस पर हमें बाद में नियम बनाना पड़ा। आगे के प्रश्न यहाँ पर आप नेक्स्ट प्रश्न है, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। तो देखिए प्रेमचंद ने किसान जीवन में मनुष्य तथा पशु के भावनात्मक संबंधों को हीरा और मोती दो बैलों के माध्यम से व्यक्त किया। हीरा और मोती दोनों झूरी नामक एक किसान के बैल हैं जो अपने बैलों से अत्यंत प्रेम करता है, और इसी प्रेम से बसीभूत होकर हीरा और मोती अपने मालिक झूरी को छोड़कर कहीं और नहीं रहना चाहते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि पशु भी स्नेह का भूखा है और प्रेम पाने के लिए वे भी प्रेम व्यक्त करते हैं, और क्रोध तथा अपमान पाकर वे भी असंतोष व्यक्त करते हैं, जैसे कि गया के घर में हीरा और मोती ने किया। और झूरी के साथ जो है वो बड़े प्रेम से रहते थे। हीरा और मोती को वो जो है प्रॉपर उनसे जो है एक आत्मीय संबंध था अपने मालिक के साथ। तो पुनः वो अंत में अपने मालिक के घर गए। तो अब इसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है उनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।